गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो इंसानों की वजह से विलुप्त हो चुके हैं, जो कि आज के जमाने में धरती पर दिखाई नहीं देते। संगत जी, हम मनुष्य लालच में इतने गिर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज से कुछ सालों पहले हमारी धरती पर अनेकों प्रकार के जानवर पाए जाते थे, लेकिन हम इंसानों की वजह से वो जानवर आज विलुप्त हो चुके हैं। कुछ को इंसानों ने उनके कीमती सींगों के लिए मारा तो कुछ को उसके खूबसूरत खाल के लिए, और कुछ को तो मात्र अपने जुबान के स्वाद के लिए ही मिटाना पड़ा। आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे जानवर और परिंदों से रूबरू करवाऊंगा जो कभी हमारी धरती पर रहते थे, लेकिन हम इंसानों ने उसे इस धरती से गायब ही कर दिया। यदि आपने बचपन में किसी परिंदे को देखा था लेकिन वर्तमान में वह दिखाई नहीं देता है। भारतीय गिद्ध एक समय था जब भारत का आसमान गिद्धों से भरा रहता था। हाईवे के किनारे, गांवों के बाहर, जंगलों में जहां कहीं भी कोई मरा हुआ जानवर होता, वहां सबसे पहले गिद्ध पहुंचते थे। लोग इन्हें गंदा पक्षी समझते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि गिद्ध भारत का सबसे बड़ा सफाई कर्मी था। जो काम इंसान की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाती, वो गिद्ध चुपचाप कर देता था। भारतीय गिद्ध का शरीर ऐसा बना था कि वो सड़ी गली लाश भी खा सकता था बिना बीमार पड़े। उसकी मजबूत पाचन शक्ति खतरनाक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती थी। इसी वजह से गांवों और जंगलों में बीमारियां नहीं फैलती थीं। लेकिन इंसान ने कभी इस मूक रक्षक की अहमियत समझी ही नहीं। 1990 के दशक तक आते आते एक खामोश तबाही शुरू हो चुकी थी। डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा। यह दवा मवेशियों को दर्द से राहत देने के लिए दी जाने लगी। लेकिन जब वही मवेशी मरते और गिद्ध उनकी लाश खाते, तो यह दवा गिद्धों के शरीर में जाकर उनकी किडनी फेल कर देती। गिद्ध मरने लगे एक एक करके चुपचाप। सबसे डरावनी बात यह थी कि शुरुआत में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। लोग सोचते रहे शायद मौसम बदल गया, शायद जंगल कम हो गए। लेकिन सच्चाई यह थी कि इंसानी इलाज गिद्धों के लिए जहर बन चुका था। केवल 10 से 15 सालों के भीतर भारतीय गिद्धों की आबादी 99% तक गिर गई। जहां कभी लाखों गिद्ध थे, वहां गिनती के कुछ 100 ही बचे। यह सिर्फ एक प्रजाति का पतन नहीं था, यह पूरे इकोसिस्टम का टूटना था। गिद्धों के गायब होते ही लाशें सड़ने लगीं, आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी, और इसके साथ बढ़ा रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा। यानी जिस पक्षी को इंसान बेकार समझता था, उसके ना रहने से इंसान खुद खतरे में आ गया। आज भारतीय गिद्ध पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। सरकार ने डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया, संरक्षण केंद्र बनाए गए, लेकिन जो नुकसान हो चुका था, वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। भारतीय गिद्ध हमें एक कड़वा सच सिखाता है। इंसान जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, तो सबसे पहले जानवर मरते हैं और आखिर में कीमत इंसान ही चुकाता है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो अफ्रीका के खुले सवाना में एक समय एक भारी भरकम साया धीरे धीरे चलता था। मोटी चमड़ी, दो मजबूत सींग और शांत आंखें। यह था वेस्टर्न ब्लैक राइनो। देखने में डरावना लेकिन स्वभाव से बेहद शांत। यह जानवर ना तो इंसान का दुश्मन था, ना ही किसी पर हमला करने वाला। ये बस अपने इलाके में रहता, झाड़ियों की पत्तियां खाता और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता। लेकिन इंसान ने इसे सींग के रूप में देखा। एक महंगी चीज एशिया और कुछ देशों में इसके सींग को दवा, ताकत और स्टेटस सिंबल माना जाने लगा। सच्चाई यह थी कि वो सींग कैरेटिन से बना था, ठीक हमारे नाखूनों जैसा। लेकिन अंधविश्वास और लालच ने सच्चाई को दबा दिया। 20वीं सदी के मध्य तक वेस्टर्न ब्लैक राइनो की संख्या तेजी से गिरने लगी। दिन में यह जंगलों में छिपा रहता और रात में शिकारियों की गोलियों से बचने की कोशिश करता। कई बार पूरा परिवार एक साथ मार दिया जाता, सिर्फ सींग काटने के लिए। बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। यह शिकार नहीं, यह कसाई खाना था। सरकारों को खतरा दिखा, संरक्षण योजनाएं बनी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिन जंगलों में राइनो रहता था, वे खेतों और सड़कों में बदलने लगे। राइनो के पास ना तो छिपने की जगह बची, ना भागने का रास्ता, और सबसे बड़ी विडंबना, इंसान उसे बचाने की कोशिश तब कर रहा था जब इंसान ही उसे खत्म कर चुका था। 2000 के दशक की शुरुआत तक वेस्टर्न ब्लैक राइनो लगभग गायब हो चुका था।
2006 में आखिरी बार इसे देखे जाने की रिपोर्ट मिली और 2011 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। ना कोई अंतिम आवाज, ना कोई विदाई, बस सन्नाटा। आज जब हम इसकी तस्वीर देखते हैं, तो वह सिर्फ एक जानवर नहीं दिखता। वो इंसानी लालच का आईना बन जाता है। एक ऐसी प्रजाति जो आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि अंधविश्वास और पैसों की भूख से मारी गई। पैसेंजर पिजन एक समय था जब उत्तर अमेरिका का आसमान सचमुच अंधेरा हो जाता था। सूरज की रोशनी ढक जाती थी। हवा में पंखों की गड़गड़ाहट गूंजती थी और घंटों तक ऊपर देखने पर भी झुंड खत्म नहीं होता था। यह कोई तूफान नहीं था, यह था पैसेंजर पिजन, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी। कभी इनकी संख्या 5 अरब से भी ज्यादा थी। आज यह सुनना किसी कल्पना जैसा लगता है। यह पक्षी इंसानों से नहीं डरते थे। शांत, सामाजिक और भरोसे से भरे, यह जंगलों में विशाल झुंडों में रहते, पेड़ों पर एक साथ घोंसले बनाते और हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करते। प्रकृति ने इन्हें संख्या में ताकत दी थी ताकि कोई शिकारी इन्हें खत्म ना कर सके। लेकिन प्रकृति ने इंसान को पहचानने में गलती कर दी। 19वीं सदी में अमेरिका में बंदूकें आसान हो गईं। रेलगाड़ियां चलने लगीं और शहरों में सस्ता मांस चाहिए था। पैसेंजर पिजन इंसान के लिए चलती फिरती फैक्ट्री बन गया। पूरा का पूरा झुंड एक जगह बैठता और शिकारी बिना निशाना लगाए गोलियां चला देते। हजारों पक्षी एक साथ गिरते। कई बार तो जाल बिछाकर, लाठियों से मारकर या पेड़ों को काटकर इन्हें मारा जाता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई रुक नहीं रहा था। लोग कहते थे, इतने हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हर साल जंगल कम होते गए, घोंसले उजड़ते गए और संख्या खामोशी से गिरती चली गई। कुछ दशकों में जो आसमान कभी काला हो जाता था, वो खाली होने लगा। लोगों को तब होश आया जब बहुत देर हो चुकी थी। सरकार ने शिकार पर रोक लगाई, लेकिन तब तक झुंड टूट चुके थे और पैसेंजर पिजन अकेले रहना जानता ही नहीं था। 1914 में एक चिड़ियाघर में आखिरी पैसेंजर पिजन ने दम तोड़ा। उसका नाम था मार्थ। ना कोई झुंड, ना कोई साथी, बस चार दीवारें और इंसानों की खामोशी। जिस पक्षी ने कभी पूरे आसमान को ढक दिया था, वो अकेले मर गया। आज पैसेंजर पिजन हमें एक दर्दनाक सबक देता है। संख्या कभी सुरक्षा नहीं होती अगर सामने इंसान खड़ा हो। स्टेलर सिकाऊ। एक समय था जब बेरिंग सागर की ठंडी लहरों के बीच एक विशाल, शांत और बेहद मासूम जीव तैरता था। इसका शरीर नाव जितना बड़ा, त्वचा मोटी और आंखों में डर नहीं। यह था स्टेलर सिकाऊ। ये जानवर ना तो तेज तैर सकता था, ना ही गहराई में गोता लगा सकता था। समुद्र की सतह के पास रहकर यह सिर्फ समुद्री घास खाता और अपना पूरा जीवन शांति से गुजार देता था। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने इसे हिंसा से दूर रहने के लिए ही बनाया हो। 1741 में जब यूरोपीय खोजकर्ता पहली बार इस इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने इस अजीब लेकिन विशाल जीव को देखा। इंसान के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। स्टेलर सी काऊ का मांस स्वादिष्ट माना गया। इसकी चर्बी से तेल निकाला गया और मोटी चमड़ी से नावों के हिस्से बनाए गए। यह जानवर इंसान से भागता नहीं था, ना ही हमला करता था। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जहाज महीनों तक समुद्र में रहते थे और स्टेलर सिकाऊ उनके लिए चलता फिरता राशन बन गया। नावें इनके पास जाती, इंसान इन्हें मारता और बाकी झुंड वहीं खड़ा देखता रहता। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि खतरा क्या है। एक एक करके पूरा परिवार खत्म कर दिया जाता। यह शिकार नहीं था, यह भरोसे का कत्ल था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्टेलर सिकाऊ को खोजे जाने और विलुप्त होने के बीच सिर्फ 27 साल का अंतर था। 18वीं सदी के अंत तक यह विशाल जीव पूरी तरह धरती से गायब हो चुका था। ना कोई चेतावनी, ना कोई संरक्षण योजना, क्योंकि उस समय इंसान को लगता था कि प्रकृति कभी खत्म नहीं हो सकती। जब स्टेलर सी काऊ विलुप्त हुआ, तब किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि क्या खो गया। यह जानवर समुद्री घास को संतुलित रखता था, तटीय इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता था। इसके बिना समुद्री पर्यावरण धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन इंसान ने उस बदलाव को भी नजरअंदाज कर दिया। आज स्टेलर सी काऊ की कहानी हमें एक खामोश लेकिन गहरी सीख देती है। ये बताती है कि किसी जानवर का शांत होना, उसका हमला न करना, उसकी मासूमियत उसे सुरक्षित नहीं बनाती। इंसान के सामने वही जीव सबसे पहले खत्म होता है जो लड़ नहीं सकता। स्टेलर सी काऊ प्रकृति की कमजोरी नहीं था,
वो इंसान की बेरहमी का शिकार था और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी समुद्र की लहरों में दबी हुई एक चेतावनी की तरह गूंजती है। अगर हमने सबक नहीं लिया तो अगला नाम किसी और का होगा। बाईजी यांगसी नदी की डॉल्फिन। चीन की यांगसी नदी कभी सिर्फ पानी की धारा नहीं थी, वो जिंदगी से भरी हुई एक जीवित दुनिया थी। उसी नदी में एक बेहद शर्मीली, शांत और बुद्धिमान डॉल्फिन रहती थी, बाईजी। स्थानीय लोग इसे यांगसी की देवी कहते थे। यह डॉल्फिन इंसानों से डरती नहीं थी, बल्कि नावों के आसपास तैरती, मानो सदियों से इंसान और बाईजी एक ही नदी के हिस्से रहे हों। बाईजी की आंखें बहुत कमजोर थीं। वह अपनी दुनिया को देखने के लिए आवाजों पर भरोसा करती थी। नदी की गहराइयों में वह इको लोकेशन के जरिए रास्ता ढूंढती, शिकार पकड़ती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। ये डॉल्फिन साफ, शांत और बहती हुई नदी के लिए बनी थी। लेकिन इंसान ने यांगसी को बिल्कुल उल्टा बना दिया। जैसे जैसे चीन में औद्योगिक विकास बढ़ा, नदी में बड़े बड़े जहाज चलने लगे। फैक्ट्रियों का जहर पानी में घुलने लगा। मछली पकड़ने के लिए खतरनाक जाल बिछाए गए। नदी अब बहती नहीं थी, गूंजती थी मशीनों के शोर से। बाईजी जो आवाजों से रास्ता पहचानती थी, उसी शोर में अंधी होती चली गई। अक्सर ऐसा होता कि बाईजी जहाज़ों से टकरा जाती या मछली पकड़ने के जाल में फंसकर दम तोड़ देती। उसका बच्चा उसे पुकारता रहता, लेकिन नदी का शोर उस आवाज़ को निगल जाता। इंसान यह सब देख रहा था, लेकिन विकास की रफ्तार के आगे यह डॉल्फिन बहुत छोटी लगती थी। 20वीं सदी के अंत तक बाईजी लगभग गायब हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने बचाने की कोशिश की, सर्वे किए, पूरी नदी में खोज अभियान चलाए, लेकिन 2006 में एक कड़वा सच सामने आया। एक भी बाईजी नहीं मिली। इसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। यानी शायद कहीं एक दो हो भी तो प्रजाति को बचाया नहीं जा सकता। बाईजी दुनिया की पहली डॉल्फिन थी जो पूरी तरह इंसानों की वजह से विलुप्त हुई। न शिकार से, न प्राकृतिक आपदा से, बल्कि जहाज़ों, प्रदूषण और शोर से। ये विलुप्ति अचानक नहीं हुई। ये धीरे धीरे सालों तक चली एक खामोश हत्या थी। आज यांगसी नदी बहती है, लेकिन उसमें बाईजी की छलांग नहीं दिखती। पानी है, लहरें हैं, लेकिन आत्मा गायब है। पिंक हेडेड डक एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्सों, बिहार, बंगाल और असम की झीलों और दलदलों में सुबह की रोशनी के साथ एक अजीब सी गुलाबी चमक दिखाई देती थी। यह कोई फूल नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी पक्षी था, पिंक हेडेड डक। इसका शरीर सफेद, पंख गहरे रंग के और सिर हल्का गुलाबी, मानो किसी ने आसमान की शर्म को इसके माथे पर सजा दिया हो। इसे देखकर लोग रुक जाते थे, क्योंकि ऐसा रंग प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलता है। यह बतख स्वभाव से बेहद शांत और शर्मीली थी। खुले पानी में नहीं, बल्कि घने दलदलों और ऊंची घास के बीच रहना पसंद करती थी। इंसानों से दूर, भीड़ से दूर, एक खामोश जिंदगी। शायद यही वजह थी कि यह लंबे समय तक बची रही। लेकिन इंसान जहां पहुंचता है, वहां देर सवेर सब कुछ बदल जाता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यह पक्षी शिकारियों की नजरों में आया। इसके अनोखे रंग ने इसे ट्रॉफी बर्ड बना दिया। अंग्रेज शिकारी इसे मारकर गर्व महसूस करते थे। दूसरी तरफ दलदलों को खेती की जमीन में बदला जाने लगा। झीलें सुखा दी गई, घास काट दी गई और पिंक हेडेड डक का घर चुपचाप मिटता चला गया। सबसे दुखद बात यह थी कि यह पक्षी बहुत कम दिखाई देता था। लोगों को लगता था अभी तो दिखा था, कहीं और होगा, लेकिन यह कहीं और कभी मिला ही नहीं। 1930 के बाद इसके दिखने की पक्की पुष्टि नहीं हुई। कभी किसी ने कहा आज देखा, कभी किसी ने दावा किया सुबह उड़ते देखा था, लेकिन कैमरे में वैज्ञानिक रिकॉर्ड में यह पक्षी गायब ही रहा। आज पिंक हेडेड डक को पॉसिबली एक्सटिंक्ट माना जाता है, यानी उम्मीद जिंदा है, लेकिन सबूत नहीं। कई बार खोज अभियान चले, जंगलों में दलदल खंगाले गए, पर हर बार सिर्फ सन्नाटा हाथ लगा। यह शायद दुनिया का इकलौता पक्षी है जो पूरी तरह विलुप्त घोषित भी नहीं हुआ और जिंदा साबित भी नहीं हो पाया। इस पक्षी की कहानी इसलिए और डरावनी है क्योंकि यह अचानक नहीं मरा। यह धीरे धीरे चुपचाप गायब हुआ, बिना किसी शोर के, बिना किसी विरोध के। और जब इंसान को एहसास हुआ कि कुछ खो गया है, तब तक देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पिंक हेडेड डक हमें एक खामोश चेतावनी देता है। हर विलुप्ति शोर के साथ नहीं होती।
कुछ प्रजातियां ऐसे मरती हैं कि दुनिया को पता भी नहीं चलता। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे दीजिएगा। राधा स्वामी जी।